नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग करेंगे बॉन्ड से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आप ये क्वेश्चन सारे ध्यान से करते हैं, समझते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो आप इजीली 4 to 5 मार्क्स बॉन्ड वाले चैप्टर से ला सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, केवल इन क्वेश्चंस को समझ के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से समझ के करिए। और आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, बॉन्ड्स में बी सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट्स, फिक्स्ड चार्ज ऑन एसेट्स, अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स आर आल्सो इशूड। तो ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि बॉन्ड्स को सिक्योर किस तरह से किया जाता है, यानी कि सपोज करिए कि बॉन्ड की जो कूपन पेमेंट है या इंटरेस्ट है वो किस तरह से हम लोगों को सिक्योर करता है कि वो हमें मिलेगा। तो उसको सिक्योर करा जाता है कुछ एसेट्स के फ्लोटिंग चार्ज पे, यानी कि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, हमने होम लोन दिया हुआ है फिक्स्ड कुछ लोगों को, उनसे जो इंटरेस्ट आ रहा है हम वो बॉन्ड होल्डर्स को दे रहे हैं। तो हमारा जो एसेट है वो क्या है, होम लोन, उस पर एक फ्लोटिंग चार्ज है, यानी कि उनका जो इंटरेस्ट आ रहा है वो वेरी हो रहा है और वो बेस्ड है सपोज करिए इंडिया में माइबोर के ऊपर या MCLR के ऊपर या बेस रेट के ऊपर। ठीक है, तो वो फ्लोटिंग है और वो चेंज होते जा रहा है। सेकंड ऑप्शन है फिक्स्ड चार्ज ऑन एसेट्स। फिक्स्ड चार्ज ऑन एसेट्स में क्या होगा, जब ये रेट मेरा चेंज नहीं होगा और वो रेट पूरी तरह से फिक्स्ड होगा। ठीक है, हमने क्या देखा, ये रेट चेंज हो रहा है, अगर ये रेट फिक्स्ड होगा तो फिक्स्ड चार्ज ऑन एसेट्स हो जाएगा। अनसिक्योर्ड से मतलब है कि उसके पीछे कोई गारंटी नहीं है, कोई ऐसा एसेट नहीं है कि मेरा बॉन्ड का पैसा आएगा ही। तो बेसिकली यहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, क्योंकि बॉन्ड्स सभी तरह के होते हैं। कुछ होते हैं जो कि फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट्स से सिक्योर करे जाते हैं, कोई फिक्स चार्ज से। हालांकि अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स भी इशू होते हैं। ये स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है। तो तीनों ही स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following investment is not likely to be a proper investment for temporary idle cash? इसमें ये कहना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो एक आइडल कैश यानी कि घर में रखे कैश के बराबर है, या आपके पास आपकी जेब में लिक्विड कैश। अगर आप किसी कंपनी के IPO में लगाते हैं, बहुत ही स्टैब्लिश्ड प्रॉफिटेबल कंपनी है, कॉन्ग्लोमरेट है, सपोज करिए टाटाज का IPO है, उसमें लगाते हैं तो वो कैश के बराबर है। कमर्शियल पेपर में लगाते हैं तो वो कैश के बराबर है। ट्रेजरी बिल्स में लगाते हैं वो कैश के बराबर है। ट्रेजरी बॉन्ड्स जिनकी वैलिडिटी 1 साल से कम हो। तो उसमें से हमारा सही आंसर है ये तीनों। अगर आप कमर्शियल पेपर लगाते हैं वो कैश के बराबर है, ट्रेजरी बिल्स भी कैश के बराबर है, ट्रेजरी बॉन्ड अगर 1 साल से कम के है तो वो भी कैश के बराबर ही माना जाता है। लेकिन जो IPO होगा, चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी हो, वो कैश के बराबर नहीं माना जाता, क्योंकि कोई भी कंपनी में इक्विटी में रिस्क होता है और वो रिस्क कभी भी कैश के इक्विवेलेंट नहीं माना जाता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज कैन इशू डैश बॉन्ड्स, यानी कि किस तरह की बॉन्ड्स प्राइवेट सेक्टर कंपनी इशू करती हैं। तो इसमें क्या है, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, एनी ऑफ द अबव और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा सी, एनी ऑफ द अबव, एनी वन ऑफ द अबव, यानी कि प्राइवेट कंपनी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों को ही इशू कर सकती हैं बॉन्ड्स को। टैक्स फ्री बॉन्ड्स जो कि इशू करे जाते हैं फॉर वेलफेयर बाय इंडस्ट्रियल एजेंसीज और पोल्यूशन कंट्रोल एजेंसीज आर क्लासिफाइड एज एजेंट बॉन्ड्स, डेवलपमेंट बॉन्ड्स या पोल्यूशन कंट्रोल बॉन्ड्स। तो जो कि इंडस्ट्रियल एजेंसीज या पोल्यूशन कंट्रोल एजेंसीज इशू करती हैं, उन बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट बॉन्ड्स भी कहते हैं और पोल्यूशन कंट्रोल बॉन्ड्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका काम डेवलपमेंट में भी आता है और पोल्यूशन कंट्रोल में भी आता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 2 और 3, यानी कि सी। इसका सही आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉन्ड्स इशूड बाय गवर्नमेंट बैक्ड बाय US गवर्नमेंट आर क्लासिफाइड। US की जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है उनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रेजरी बॉन्ड्स। तो इसका आंसर सही क्या होगा, बी। ट्रेजरी बॉन्ड्स इशू करती है US की गवर्नमेंट। इन परपेचुअल बॉन्ड्स इंटरेस्ट इज पेड इवन बियॉन्ड मैच्योरिटी पीरियड। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है, हमें ये बताना है। इंटरेस्ट पे करा जाता है जब मैच्योर होने के बाद भी, ओनली इंटरेस्ट इज पेड एंड हैज नो मैच्योरिटी वैल्यू।
केवल इंटरेस्ट दिया जाता है, कोई मेच्योरिटी नहीं होती। इंटरेस्ट एंड मेच्योरिटी वैल्यू इज पेड इन एडवांस, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सही ऑप्शन है इंटरेस्ट इज पेड एंड हैज नो मेच्योरिटी वैल्यू। परपेचुअल बॉन्ड्स कौन से होते हैं? जहाँ पे केवल हमें इंटरेस्ट मिलता है और ये इक्विटी की तरह होते हैं, इनमें कोई मेच्योरिटी वैल्यू नहीं होती है, जो हम प्रिंसिपल देते हैं वो वापस नहीं मिलता है। Mr. X is to receive 1 lakh as interest on bonds by the end of each year for 5 years at 5% return on investment. Calculate the present value of the amount he is to receive. तो यहाँ पे क्या कह रहा है? मिस्टर एक्स को हर साल अपने बॉन्ड से इंटरेस्ट मिल रहा है 1 लाख रुपए का अगले 5 सालों तक। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। और हर साल इनको कितना मिल रहा है? 1 लाख मिल रहा है। तो ये हमारा एक क्या बन गया? एक एन्युइटी बन गया। एन्युइटी बन गया जहाँ पे हमें 1 लाख का पेमेंट रिपीटेडली आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? 1 लाख इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युइटी, और हमारा यहाँ पे 5% पे फॉर 5 ईयर्स पे हम देखेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युइटी देखेंगे हम 1 लाख इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युइटी हम देख सकते हैं कि 5 साल, ये 5 साल हो गए और ये 5%, तो 4.329 इंटू क्या करेंगे हम? 4.329। तो इसका क्या मतलब हो गया हमारा? 432900, 432948। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में पूछा है। जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? डू नॉट कैरी एनी इंटरेस्ट, इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, बिल्कुल सही बात है। इट इज इशूड एट अ लोअर प्राइस देन इट्स रिडेम्पशन वैल्यू, बिल्कुल सही बात है। कैरी अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ द बॉन्ड्स। तो इसमें हमें बताना है कौन कौन सा सही है। इसमें हमारे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2। वन एंड 2 यानी कि ए। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी कंपनी जस्ट इशूड अ बॉन्ड विद ₹1000 फेस वैल्यू, कूपन रेट 8%, बॉन्ड हैज अ लाइफ ऑफ 20 years, pays annual coupon and yield to maturity 7.5. What will the bond would sell for? तो हमें बॉन्ड की वैल्यू निकालनी है। डेटा क्या है हमारा? फेस वैल्यू कितनी है? 1000। कूपन रेट कितना है? 8%। यानी कि हमें जो कूपन मिलेगा वो कितने रुपए का मिलेगा? 80 रुपए का मिलेगा। इफ द बॉन्ड हैज 20 ईयर्स की उसकी लाइफ है, एनुअल कूपन मिलता है यानी कि साल में 80 रुपए देता है, यील्ड टू मैच्योरिटी 7.5% है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बेसिकली 20 ईयर्स तक हमें 80 रुपीज़ मिल रहे हैं। ठीक है, 20 आफ्टर 20 ईयर्स ये 80 रुपीज़ मिल रहे हैं, और प्लस हमारी जो फेस वैल्यू है वो हमें वापस मिल जाएगी, और हमारा जो यील्ड टू मैच्योरिटी है वो 7.5% है। तो हमारी जो वैल्यू है हमें ये निकालनी है आज की डेट में, प्रेजेंट वैल्यू। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 80 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युइटी, इसमें हमारी परसेंटेज रहेगी 7.5 और ईयर्स रहेंगे 20। सिमिलरली 1000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 7.5% और 20 ईयर्स। तो अब हम इसको टेबल से देख लेंगे। 7.5 के लिए टेबल अवेलेबल नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे? अप्रॉक्सीमेट ले लेंगे, 7% का देखेंगे और 8% का देखेंगे और उनका हाफ कर देंगे। ठीक है, और उस फैक्टर को हम यहाँ पे डाल देंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1051। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इफ मार्केट इंटरेस्ट रेट राइज अबव कूपन रेट देन बॉन्ड विल बी सोल्ड। इसमें क्या कह रहा है? मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ गया है हमारा कूपन रेट से। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट कितना है? 12%। ठीक है, मार्केट रेट है। कूपन रेट हमारा कितना है? सपोज करिए 10%। अगर कूपन मार्केट रेट बढ़ गया कूपन रेट से, तो बॉन्ड कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। तो बॉन्ड की डिमांड घट गई, डिमांड घट गई तो प्राइस भी घट गए। तो हमारा जो होगा
इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाता है तो बॉन्ड विल बी सोल्ड बिलो इट्स पार वैल्यू, क्योंकि उसकी वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि उसकी डिमांड घट जाएगी, क्योंकि मार्केट में आपको 100 रुपए लगाने पे 12 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन बॉन्ड से आपको केवल 10 रुपए मिलेंगे, तो लोग मार्केट में पैसा लगाएंगे, बॉन्ड में नहीं, तो इसलिए बिलो इट्स पार वैल्यू ये बिकेगा ये बॉन्ड। तो सही आंसर इसका होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A bond of face value rupees 5,000 carries a coupon interest of 12%. It is quoted in the market at rupees 4,500. What is the currency yield of the bond? ठीक है, 5,000 रुपए का बॉन्ड है, इसकी फेस वैल्यू, इंटरेस्ट कूपन रेट कितना है 12%, तो हमारा कितना कूपन आएगा इससे 600 रुपीज़ का कूपन आएगा। मार्केट में कितना है 4,500 का है, तो 600 रुपीज़ मिल रहे हैं हमें, कितने रुपए लगाने पे 4,500। अगर हम करंट यील्ड का फॉर्मूला भी देखते हैं तो हमारा करंट यील्ड का फॉर्मूला है कूपन अमाउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। तो कूपन अमाउंट हमारा कितना है 600, मार्केट प्राइस कितना है 4,500, यानी कि हम 0 से 0 कैंसिल, 6/45 हमारा कितना आएगा 13.33%, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा सी। ठीक है, तो 13.33 हमारी करंट यील्ड बनेगी इस बॉन्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन कैलकुलेटिंग बॉन्ड्स कैश फ्लो इज क्लासिफाइड एज, जितना रेट ऑफ रिटर्न हमें चाहिए होता है बॉन्ड्स कैश फ्लो से, उसको हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, या उसको हम लोग क्या नाम देते हैं। तो उसका है हमारा गोइंग रेट ऑफ रिटर्न, यील्ड या अर्निंग रेट। तो जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है इन कैलकुलेटिंग बॉन्ड्स कैश फ्लो इज आल्सो क्लासिफाइड एज आइदर यील्ड और गोइंग रेट ऑफ रिटर्न, तो ओनली 1 and 2, इसका सही ऑप्शन क्या होगा ए। द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज नॉट द फेस वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज इन द फ्यूचर, मार्केट वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या नहीं होती, इंट्रिंसिक वैल्यू हमारी फेस वैल्यू नहीं होती और मार्केट वैल्यू भी नहीं होती, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज इन द फ्यूचर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्या क्या नहीं होता पूछा है हमसे, तो 1 नहीं होता और 3 नहीं होता, तो ओनली 1 and 3, यानी कि इसका सही आंसर हमारा क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूपन रेट इज नॉट द, कूपन रेट क्या नहीं होता, स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच अ बॉन्ड इज इशूड, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न ऑफ डिबेंचर, द रेट एट विच अ बॉन्ड इज परचेज्ड। तो क्या क्या नहीं होता, ये स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसपे बॉन्ड इशू करा गया, सही बात है ये होता है। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न ऑफ डिबेंचर ये नहीं होता, रेट एट विच अ बॉन्ड इज परचेज नहीं, ये भी नहीं होता, जिस रेट पे हमने बॉन्ड परचेज किया उस चीज से हमें मतलब नहीं है। कूपन रेट वो रेट है जो कि हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा उस बॉन्ड पे, तो यानी कि 2 और 3 गलत हैं, तो ओनली 2 and 3 इज द राइट आंसर, क्योंकि इसने नॉट पूछा है, तो सी बी द करेक्ट आंसर। A bondholder of a company has following relationship with it. अगर आप किसी कंपनी के बॉन्ड होल्डर हैं तो आपका क्या रिलेशनशिप है उस कंपनी के साथ, क्या आप उसके शेयर होल्डर हैं, नहीं आप उसके शेयर होल्डर नहीं हैं, आप उसके एम्प्लॉय नहीं हैं, आप उसके डिपॉजिटर नहीं हैं, आप उसके क्रेडिटर हैं क्योंकि आपने उसको ब्याज दिया है, क्रेडिट दिया है, तो आप उसके क्रेडिटर हैं, तो सी वुड करेक्ट आंसर। द यील्ड टू मैच्योरिटी इज अ रेट ऑफ रिटर्न, यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होता है, एक रेट ऑफ रिटर्न होता है विच गिव्स करंट यील्ड, नो, तो हम इसको नो कर सकते हैं। इज द डिस्काउंट रेट एट विच द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कूपन एंड द फाइनल पेमेंट ऑफ फेस वैल्यू इक्वल्स द करंट प्राइस, राइट। गिव्स द रिटर्न एट मैच्योरिटी ऑन द बॉन्ड फॉर द ओरिजिनल होल्डर, राइट। तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो क्या होगा, आइदर बी और सी, क्योंकि यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होता है, वो रेट होता है जिसपे हम सारे कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू पे लाके डिस्काउंट करते हैं, ठीक है।
उसको हम क्या कहते हैं, यील्ड टू मैच्योरिटी। सिमिलरली ये क्या होता है, रिटर्न एट मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड, जो ओरिजिनल होल्डर है जिसने खरीदा है उसको जो रिटर्न मिलेगा मैच्योरिटी पे उसको भी हम YTM यानी कि यील्ड टू मैच्योरिटी कहते हैं। बॉन्ड कैरीज अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज, एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, कूपन रेट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, C। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, bonds that can be converted into shares of a common stock can be classified as, वो बॉन्ड्स जो कि हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको क्या क्लासिफाई करके हम क्या कहते हैं, उनको कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। मार्केट वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड दैट विल पे अ टोटल ऑफ 50 सेमी एनुअल कूपन ऑफ 80 रुपीज ईच। तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है कि हमें 50 कूपन पेमेंट मिलेंगी, 50 कूपन पेमेंट मिलेगी। हर पेमेंट कब मिलेगी, 6 मंथ में, सेमी एनुअल, ठीक है, और 50 ऐसी पेमेंट मिलेंगी। बॉन्ड की फेस वैल्यू 1000 है, 12% यील्ड टू मैच्योरिटी है, तो हमें मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड निकालनी है। तो बेसिकली अगर हमें 50 पेमेंट मिलेंगी सेमी एनुअली तो हम क्या करेंगे, 80 रुपीज इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल सकते हैं या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1.06, ठीक है। ये 12% का, क्योंकि हम सेमी एनुअली निकालना है तो 6% लेंगे, 1.06 टू द पावर n कितना है हमारा 50 डिवाइडेड बाय 0.06, तो हम इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। सिमिलरली अगर हम करेंगे 1000 इंटू 1 बाय 1.06 टू द पावर 50, यानी कि ये हमारी टाइम लाइन है। यहाँ पे हमें हर साल 80 80 80 80 80 80 80 और एंड में 80 प्लस 1000 मिले हैं। तो अब इस 1000 को हमने डिस्काउंट कर लिया बाय 50 टाइम पीरियड और 6% का इंटरेस्ट रेट। सिमिलरली 80 एक एन्युटी हो गई, तो हम इसकी एन्युटी फैक्टर से वैल्यू देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये 50 तक दिया है तो 50 तक टेबल में नहीं होगा, टेबल में 30 तक होता है, तो हम इसको कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो सही आंसर या ऑप्शन आएगा वो है 1315.24। Income derived from a 6% bond at ₹95 is, जो 6% बॉन्ड होगा वो हमें 100 रुपीज़ पे कितने रुपीज़ ब्याज देगा, 6 रुपये। अगर 6 रुपये ब्याज देगा और हमारा 95 रुपये में अगर हम उसको खरीदेंगे तो हमें कितने परसेंट मिलेगा, 6.3%। तो बेसिकली हमारी इनकम क्या हो जाएगी, 6.3%, 6.3 रुपीज़। तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा, बी। विच बॉन्ड वुड मोस्ट लाइकली पॉजेस द लीस्ट डिग्री ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क, ऐसा कौन सा बॉन्ड है जिसमें सबसे कम इंटरेस्ट रेट रिस्क होगा। इंटरेस्ट रेट रिस्क बढ़ता है जब इंटरेस्ट या कूपन रेट कम होता है, तो कूपन रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरेस्ट रेट रिस्क के। क्यों, क्योंकि अगर हमारा कूपन रेट कम है, माने कि कूपन रेट 5% है, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क ज़्यादा होगा, क्योंकि जैसे ही हमारा 6% हो जाएगा इंटरेस्ट रेट तो हम बॉन्ड में पैसा नहीं डालेंगे, और जैसे जैसे ये कूपन बढ़ते रहेगा 10% हो जाएगा तो हमारा रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि अगर 6% हो गया तो भी हम बॉन्ड में ही डालेंगे, 8% हो गया तो भी हम बॉन्ड में डालेंगे, 9% हो गया, जब 10 से ज़्यादा होगा या 11% होगा तभी हम बॉन्ड से पैसा निकालेंगे या पैसा नहीं डालेंगे। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट, कूपन रेट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट रिस्क कम होते जा रहा है। सिमिलरली जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ रही है तो इंटरेस्ट रेट रिस्क बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कभी भी बढ़ सकता है। अगर हम 10 साल की बात करते हैं तो हमारे पास कम टाइम है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ने घटने का, तो हमारे पास कम रिस्क है, जबकि 20 साल में वो रिस्क ज़्यादा है। तो सबसे कम रिस्क किस में होगा, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कहाँ पे है, 10 और 12, लेकिन इनमें से टाइम कम कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये लाइकली, मतलब ये सबसे ज़्यादा चांसेस है कि सबसे कम जो इंटरेस्ट रेट रिस्क होगा वो इस बॉन्ड में होगा, जो कि 10% कूपन रेट और 10 ईयर की मैच्योरिटी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी।
रेट ऑफ रिटर्न अर्नड बाय इन्वेस्टर हु परचेजेस अ बॉन्ड एंड होल्ड टिल मैच्योरिटी इज नोन एज द YTM, यानी कि C। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? C। What does the rate of return equal to if interest rate do not change during the pendency of the bond? अगर इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द बॉन्ड तो हम उसको क्या कहते हैं? यील्ड टू मैच्योरिटी। ठीक है, हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा? इक्वल टू यील्ड टू मैच्योरिटी। तो आज के वीडियो में यही क्वेश्चंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इनको जरूर प्रैक्टिस करिए। और बॉन्ड से आपको अगर ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो 4 to 5 मार्क्स आपको पक्का मिल जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।